नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे CDP के यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे जो CTET की तैयारी कर रहे हैं, UP TET की, DSSSB की है ना, उनके लिए। तो शुरुआत करने जाते हैं। 30 प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 देखिए, अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री कौन सी है? साथियों, अधिगम की यानी कि सीखने की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ शिक्षण सामग्री कौन सी है? बाजार में उपलब्ध, शिक्षक निर्मित, छात्र निर्मित, पाठ्य पुस्तक में दी हुई। तो देखिए साथियों, इस प्रश्न में कुछ असमंजस की स्थिति यानी कन्फ्यूजन भी है कईयों को ना। तो देखो मैं बताऊं, सीखने की हम सिखा किसको रहे हैं, किसको सिखा रहेंगे हम छात्रों को ही तो सिखाएंगे, हम बच्चों को ही तो सिखाएंगे भाई, है ना। तो छात्रों को सिखाएंगे। अब छात्रों को जो कुछ भी हम चीज़ सिखाएंगे वो स्थायी रूप से या प्रत्यक्ष ज्ञान कब सीखेगा? जब छात्र क्या करेगा? कार्य करेगा। यानी कि करके सीखने पे एक शिक्षक जोर देगा तभी तो छात्र सीखेगा, है ना। करके सीखने पे जोर देना यानी कि छात्र क्रिया से हो जाएगा। तो सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री कौन सी हो जाएगी? जो छात्र निर्मित करेगा। शिक्षण सामग्री भाई छात्र निर्मित करेगा, कार्य से रहेगा, करके सीखेगा ना, तो वो सर्वश्रेष्ठ शिक्षण सामग्री कहलाएगी, है ना। बाकी बाजार में उपलब्ध नहीं होगी, ठीक है। शिक्षक निर्मित और जो पाठ्य पुस्तक में दी हुई जो शिक्षण सामग्री होती है जिससे सीखा जाता है। शिक्षण सामग्री का मतलब जरूरी नहीं कि कोई उपकरण ही हो, है ना, कि जिससे भाई छात्र बनाए, नहीं, जिससे सीखने में जो सहायक हो ना, वो होती है शिक्षण सामग्री। अब मैंने कहा शिक्षक निर्मित और पाठ्य पुस्तक में दी हुई, इन दोनों से सैद्धांतिक ज्ञान मिलता है ना, जो छात्र के काम का नहीं होता। छात्र निर्मित से मिलेगा उसको व्यावहारिक ज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही उत्तर है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है, क्रो व क्रो के अनुसार अधिगम किसे प्राप्त करना है? क्रो व क्रो के अनुसार अधिगम किसे प्राप्त करना है? अर्थात ये बात कही है कि क्रो एंड जो क्रो है उसके अनुसार अधिगम क्या है। क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम क्या है? मात्र ज्ञान है, मात्र अभिवृत्ति है, उपयुक्त दोनों है या अनुभव है? तो साथियों, क्रो एंड क्रो ने अधिगम की क्या परिभाषा दी थी? अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दी थी। क्रो एंड क्रो ने क्या दी थी? तो क्रो एवं क्रो ने कहा था, एक तो वो कहा था कि 20वीं शताब्दी, कौन सी? 20वीं शताब्दी, बालकों की शताब्दी। ये किसने कहा? ये भी क्रो व क्रो ने कहा। एक ये भी क्रो व क्रो ने कहा अधिगम के बारे में, क्या? कि आदतों, एक आदतों भी बताया, ज्ञान भी बताया और अभिवृत्ति। यानी क्रो व क्रो ने कहा कि आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों को प्राप्त करना ही क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। यानी कि ज्ञान भी बताया, अभिवृत्ति भी बताई, आदत भी बताया, जो इस ऑप्शन में नहीं है। फिलहाल तीसरा विकल्प यहाँ पे सही रहेगा, अनुभव नहीं बताया। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। सम प्रत्यय विकसित होता है। सम प्रत्यय विकसित होता है, कोई भी कंसेप्ट होती है, ठीक है, कोई भी कंसेप्ट होती है, ये डेवलप कैसे होती है? तो ये स्वधारणा से होती है, लोगों की धारणा से, स्वयं और लोग दोनों की धारणा से, या बुद्धि से। तो साथियों, संप्रत्यय होती है, कंसेप्ट बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो संप्रत्यय होती है ना, ये देखो खुद के विचारों से, खुद की धारणा से भी होगी और लोगों की धारणा से भी होंगे। लोग जो विचार देंगे उनसे भी सीखेंगे ना, तो मतलब स्वयं भी आ जाएगा, लोग दोनों की धारणा से। यानी कि तीसरा विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 पर। निम्न में से कौन सा एक अधिगम को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है? अधिगम को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा नहीं है? 3 तत्व है जो अधिगम को सीखने को बिल्कुल प्रभावित करेंगे। सीखने को सबसे पहले कौन सीखेगा? अधिगम करता, तो ये तत्व तो प्रभावित करेगा ही करेगा। सीखने में जो काम अनुभव आया, यानी कि सीखने के बाद कुछ अनुभव मिला कि नहीं मिला, तो ये भी अधिगम को प्रभावित करेगा। और हाँ, सीखने में मनुष्य के, मानव और जो भौतिक संसाधन है वो भी तो काम आते हैं। ये तीनों तत्व तो है। हमें पूछा है कौन सा तत्व नहीं है, तो भाई उद्देश्यहीनता। जब भी सीखेंगे, जब भी अधिगम करेंगे, तो अधिगम कैसे होगा? अधिगम का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। हम क्यों सीखते हैं? कुछ ना कुछ उस सीखने के पीछे उद्देश्य होता है, यानी उद्देश्यपूर्ण होता है। या बताया उद्देश्यहीनता, तो ये गलत है। यही इसका उत्तर हो जाएगा, तीसरा का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 5 पे। साथियों, प्रश्न संख्या 5 है,
पावलोव एवं स्किनर किससे संबंधित है? पावलोव एवं स्किनर किससे संबंधित है? ईपी पावलोव और जो बीएफ स्किनर है ना, ये दोनों मनोवैज्ञानिकों का नाम आए हैं, किससे संबंधित है? गेस्टाल्टवाद में जो वर्दीमर कोपा कोलर वगैरह हो जाएंगे, प्रकार्यवाद में ये नहीं आएंगे, संरचनावाद में भी ये नहीं आएंगे, जिसमें विलेमुंट टीचनर वगैरह आएंगे, टीचनर विलेमुंट है ना, जेम्स वगैरह। तो किस में आएंगे ये आ जाएंगे आपके व्यवहारवाद। ठीक है, तो तीसरा विकल्प सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 5। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन किस आवश्यकता को विपरीत करता है? साथियों के जो सहपाठी होती है उनके दबाव से जब मूर्खतापूर्ण अनुगमन कोई बालक कर रहा है ना, तो ये किस आवश्यकता को विपरीत करेगा? इसमें अपने का संबंध तो मिट जाएगा, नहीं होगा। सुरक्षा की आवश्यकता ये भी नहीं होगी ना, इनमें से कोई नहीं होगा। इसमें होगा यहाँ पे उपलब्धि। ठीक है, उपलब्धि अगर हासिल हो जाएगी तो फिर साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन अपने आप हट जाएगा। तो तीसरा विकल्प यहाँ पे सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 6 में। आगे चलेंगे साथियों प्रश्न संख्या 7 पर। अधिगम के किस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता है? अधिगम का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसके अंतर्गत एक जो शिक्षक होता है वो शिक्षक किस प्रकार की भूमिका निभा रहा है? सुविधा प्रदाता की भूमिका निभा रहा है। तो ऐसा कौन सा सिद्धांत? देखो इनमें से कोई नहीं घटाओ। फिर उपयोगितावाद का सिद्धांत, ये कोई सिद्धांत नहीं है, अधिगम से संबंधित है ना। अनुबंधन के सिद्धांत में ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है साथियों निर्मितवादी सिद्धांत के अंतर्गत, है ना। कैसे मैं बताऊं? देखो निर्मितवादी अधिगम, जो निर्मितवादी सिद्धांत है ना अधिगम का, इसमें होता है क्या, इसे रचनावाद सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, निर्मितवाद या रचनावाद कुछ भी आप कह सकते हो इसको। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें ज्ञान की रचना कौन करता है? बालक खुद करता है। यानी कि निर्मितवादी जो अधिगम सिद्धांत है वो पूर्ण रूप से बालक केंद्रित है, यानी कि छात्र केंद्रित है भाई, जो हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की है। तो इसमें शिक्षक क्या होगा? शिक्षक केवल सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाएगा। पहला विकल्प सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है साथियों, निम्न में से शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। जो शेष अवस्था होती है 0 से 6 के लिए, उनकी विशेषता कौन सी नहीं है पूछा है। 3 विशेषताएं होगी, उनमें एक विशेषता ऐसी है जो शेषों काल की नहीं है, 6 से बाद की। ठीक है, देखते हैं कौन सी। अमूर्त चिंतन, अनुकरण, सीमित कल्पना या अतार्किक चिंतन। तो देखो साथियों, जो शेष अवस्था होती है उसमें बालक अनुकरण करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अनुकरण तो करता है क्योंकि वो पूर्ण रूप से इस अवस्था में आश्रित रहता है अपने माता पिता पर, तो देख के अनुकरण करेगा। कल्पना होती है, कल्पना की बहुलता पूछे, कल्पना की बहुलता मतलब कल्पना ज़्यादा किस अवस्था में होती है? तब आप बता देना किशोर अवस्था में। कल्पना ज़्यादा एक किशोर ही करता है। ठीक है, और कल्पना करे लेकिन कौन सी? सीमित। तब कौन सी आ जाएगी? शेष अवस्था। यहाँ शेष अवस्था में सीमित कल्पना होती है। शेष अवस्था 0 से 6 का बालक चिंतन तो करेगा, सोचेगा भाई, जब कल्पना कर रहा है, सीमित कर रहा है, तो चिंतन तो करेगा लेकिन बिना तर्क का, क्योंकि तर्क इस अवस्था में नहीं होता। तो अतार्किक चिंतन ये भी इसमें है। चिंतन होगा वो प्रत्यक्ष होगा, यानी कि मूर्त चिंतन हो सकता है। ठीक है, मूर्त व अतार्किक होगा लेकिन वो अमूर्त नहीं होगा, तार्किक नहीं होगा, याद रखना। तो पहला विकल्प यहाँ पे सही उत्तर रहेगा प्रश्न संख्या 8 में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 9 पे। किस धारा के अंतर्गत विद्यालय के क्षेत्र एवं सीमाओं का निर्धारण किया गया है? ये प्रश्न आया है आपके आरटीई 2009 है ना साथियों, आरटीई 2009, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है, वहाँ से प्रश्न है। इसमें कुल कितनी धाराएं, अगर कुल धाराएं पूछे तो बताओगे कितनी? कुल धारा कितनी है? 38। कुल इसमें अध्याय पूछे तो अध्याय कितने इसमें? 7। सबसे छोटा अध्याय पूछे तो 1, सबसे बड़ा पूछे तो 4, याद रखना। तो एक ऐसी धारा है जिसमें विद्यालय के क्षेत्र और सीमाओं का निर्धारण किया गया। क्षेत्र सीमाएं कैसे कि 1 से लेकर 5 का जो प्राथमिक स्कूल है ना, वो तो प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा, और जो 6 से 8 वाला है ना, वो प्रत्येक 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा, याद रखना।
1 से 5 पर 1 किलोमीटर पे होगा, 6 से 8 वाला पर 3 किलोमीटर। अपने आसपास नजरें घुमा लेना, यही है, ठीक है। ये धारा 6 में ऐसा उल्लेख किया गया है, यानी दूसरा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 9 में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। किसके अनुसार श्रेष्ठता प्राप्ति समायोजन हेतु आवश्यक है? देखो, जो समायोजन का टॉपिक चलता है एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें तो उसमें जो समायोजन होता है, समायोजन हेतु आवश्यक बताया है किसको? श्रेष्ठता की प्राप्ति, कि हमेशा जो श्रेष्ठता की प्राप्ति करता है वो समायोजन कहलाएगा, है ना। ऐसा किसने कहा? कार्ल युंग ने, एडलर ने, सिगमंड फ्राइड या सेल्डन ने? तो साथियों ऐसा कहा था एडलर महोदय ने। एडलर महोदय ने यह कहा था कि श्रेष्ठता प्राप्ति समायोजन हेतु आवश्यक है। दूसरा विकल्प सही उत्तर रहेगा प्रश्न संख्या 10 में। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 11वें के बारे में। प्रश्न संख्या 11वां देखिए, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि, देखिए जो लेव वाइगोत्स्की थे, इन्होंने पहली तो बात, जैसे वाइगोत्स्की आपके जहन में आए नाम, तो इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया था वो याद कर लो। सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, यानी कि बच्चे हमेशा अपने से बड़ों से सीखेंगे। जेडपीडी की बात किसने करी? वाइगोत्स्की। एमकेओ की बात किसने करी? मोर नॉलेजेबल अदर्स, इसने करी। जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, है ना, वाइगोत्स्की। तो उन्होंने बाल विकास के बारे में क्या कहा? जब हमें इतना पता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, तो सीधी सी हमारी नजर जाएगी कि यह सामाजिक अंतर क्रियाओं का उत्पाद होता है। वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक का विकास होगा वो सामाजिक अंतर क्रियाओं का उत्पाद है। सामाजिक अंतर क्रियाओं के करने से होता है, उत्पाद है, रचित होता है, निर्मित होता है सामाजिक अंतर क्रिया, जब बालक अपने से बड़ों के साथ अंतर क्रियाएं करेगा, ठीक है। औपचारिक शिक्षा उत्पाद इनके अनुसार नहीं है, संस्कारों के अनुवांशिक नहीं है, ना ही समावेशन और समायोजन, ये तो पियाजे ने बात की थी। दूसरा विकल्प सही उत्तर रहेगा प्रश्न संख्या 11वें में। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 12वें पर। प्रश्न संख्या 12वां है, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं है? ऐसे प्रश्न बिल्कुल सीटेटिव पीरियड में पूछे जाएंगे, ठीक है। और देखो मैं बताऊं, ये आपकी जो समझ है ना कंसेप्ट पे, उस पे आधारित प्रश्न है, किसी टॉपिक से नहीं है। सहयोगात्मक रणनीति अगर बनानी है तो महिलाएं कौन सा इनमें से एक काम नहीं करेगी, निम्न में से संबंधित नहीं है। महिलाओं को सहयोगी रणनीति बनानी, ठीक है, तो वो क्या नहीं करेगी? क्रांति, प्रतिरोध, स्वीकार्यता, अनुकूलन। अनुकूलन तो करेगी तभी तो सहयोगात्मक रणनीति होगी। चीज को स्वीकार भी करेगी, कभी कभी मना करेगी, जिसे बोला जाता है प्रतिरोध, ठीक है, लेकिन क्रांति पे थोड़ी ना उतरेगी भाई, सीधी सी बात है। पहला विकल्प आपका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 12वें में। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 13वें पर। अभियोग्यता के बारे में सही कथन क्या है? अभियोग्यता सामान्य शब्दों में कह सकता हूँ कुछ करने की क्षमता, ठीक है। तो इसके बारे में सही कथन पूछा है। समायोजन करने की क्षमता का नाम, समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोग्यता। बिल्कुल, कुछ आप कब करोगे? जब आप समायोजित रहोगे ना, ये कथन सही है। सीखने की क्षमता भी अभियोग्यता कहलाएगी, बिल्कुल कथन सही है। सीख रहे हो तब भी अभियोग्यता, सीखोगे तभी तो कुछ करोगे तो अभियोग्यता। संक्षिप्त तार्किकता भी इसको कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं भाई, इसका मतलब उपयुक्त सभी कथन सही है। चौथा विकल्प आपके सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 13वें में, ठीक है, ये भी सही है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 14वें में, यानी प्रश्न संख्या जो 13वां है ना, वापस बता देता हूँ, प्रश्न संख्या 13वें में चौथा विकल्प सही उत्तर है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 14वां, इनमें से कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है? प्रयोजन क्या होगा? हिंदी में पढ़ा होगा आपने, प्रयोजन मतलब होता है मुख्य उद्देश्य जिसकी पूर्ति होनी, ठीक है। अब कौन सा प्रयोजन इनमें से प्राथमिक प्रयोजन है? सबसे पहले मानसिक, सामाजिक, दैहिक या शैक्षणिक। देखो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले होगा शरीर का, शरीर को जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति होनी चाहिए ना। दैहिक, दैहिक मतलब शारीरिक, तो शारीरिक प्रयोजन भी आ सकता है यहाँ पे, दैहिक भी, तो ये सही है भाई, है ना। तीसरा विकल्प सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 14 में। बाकी की बातें हैं मानसिक, सामाजिक। आगे चलेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 15 पर। वे कौन से बाह्य कारक है जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? बाहरी कारक पूछा है, प्रश्न को यहीं पे गौर कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट यूज। प्रश्न में अगर यहीं पे ध्यान दे दिया कि बाह्य कारक पूछा तभी आप कर पाओगे। एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, ऐसे कारक। अब बाहरी पहचानना है तभी आप कर पाओगे, ठीक है। बाकी कक्षा में रुचि लेने से, देखो लक्ष्य और प्रयोजन,
अगर अलग लक्ष्य अलग प्रयोजन रहेगा तो रुचि नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन ये कैसे है, आंतरिक कारक है। बच्चे का मनोभाव भी तो आंतरिक ही है भाई। और बच्चा जो सोच रहा है वो भी अलग सोचे, गलत सोचे तो ये भी आंतरिक है, ठीक है। ये तीनों आंतरिक है। हटाओ, हमें पूछा है बाहरी कारक, संस्कृति, प्रशिक्षण या बाहरी कारक होते हैं। पहला विकल्प सही है प्रश्न संख्या 15 में। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 16 पर। किसी उद्दीपक के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। आप एक बालक को या फिर किसी भी प्राणी को उद्दीपक निरंतर दिए जाते हो, निरंतर दिए जाओगे तो व्यवहार में एक परिवर्तन होगा, लेकिन वो कुछ समय के लिए क्षणिक होगा, अस्थायी परिवर्तन। वो क्या कहलाएगा, तो उसे सीखना कहेंगे। सीखना कह सकते हैं, लेकिन सीखना तो भाई स्थायी परिवर्तन में आएगा। सीखना किस में आ जाएगा, स्थायी में आ जाएगा, अस्थायी में नहीं होगा। अभ्यस्तता, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, तो पुनर्बलन नहीं कहेंगे, ना ही अभिप्रेरणा कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे अभ्यस्तता। अभ्यस्त मतलब आदत बन जाना, यानी कि उसकी आदत बन जाती है। फिर उद्दीपक निरंतर दे रहे तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अभ्यस्त कहलाएगा। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 16 में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 17 पर। प्रश्न संख्या 17 है, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर माना जा सकता है। तो देखो, प्राथमिक विद्यालय के बालक के लिए पूछा है ना, 1 से जो 5 प्राइमरी स्टेज के बालक हैं उनके लिए पूछा है भाई। उनके लिए सबसे बेहतर क्या तरीका है, क्या वीडियो अनुरूपण। वीडियो अनुरूपण ये प्राथमिक का नहीं है, ये उच्च कक्षाओं का है, ठीक है। ये 6 से 8 के अलावा बाद में है ना, बाद की कक्षाओं का है। प्रदर्शन किसी चीज़ का आप करोगे तो प्रदर्शन ये 6 से 8 में हो सकता है भाई, है ना। ये 6 से 8 वालों के लिए काम की चीज़ है। स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, 1 से 5 वाले कब सीखेंगे, जब वो मूर्त रूप या फिर प्रत्यक्ष रूप में कुछ करेंगे, कुछ अपने अनुभव ग्रहण करेंगे, मूर्त और प्रत्यक्ष, तभी वो सीख पाएंगे। तो उपयुक्त सभी, हर प्रश्न का उत्तर मत कीजिए। दूसरा विकल्प यहाँ सही उत्तर रहेगा प्रश्न संख्या 17 में। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 18 में। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। देखो, बालक जो चिंतन करता है वो किसके द्वारा इनमें से प्रदर्शित नहीं होगा, ठीक है। किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है, तो देखो, बालक यथार्थवाद भी सोच सकता है, खुद के बारे में आत्मकेंद्रित भी तो सोच सकता है, और किसी भी चीज़ को सजीववाद भी सोच सकता है, ये सजीव है ना, लेकिन व्यक्तिगत नहीं, निजी नहीं सोच सकता, ठीक है। तीसरा विकल्प यहाँ पे आपके राइट आंसर है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 19 पे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था। आज का कमेंट में आपका यही प्रश्न बनेगा, क्या, कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ना, ये किस वर्ष आया था, ये कमेंट करना है, ठीक है। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था, तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005, ये क्या है, एनसीएफ 2005 है, इसका नहीं था। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना मतलब एनसीएफ, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2000, इसका भी नहीं था। कोटा रेयो का भी नहीं था। ये था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम। ये कब आया, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ईयर, वर्ष आपको कमेंट करना है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का पहला विकल्प सही है प्रश्न संख्या 19 में। ये इसका तो प्रयास था राष्ट्रीय शिक्षक योजना 1986, ठीक है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 20 में। एक प्रभावी शिक्षक वह होता है जो कर सकता है। एक प्रभावी शिक्षक वही होगा जो कर सकता है। क्या करेगा, कक्षा पर नियंत्रण करने वाला प्रभावी नहीं, नियंत्रण के लिए दंड सजा का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो गलत है, ठीक है। गृह कार्य की दानपूर्वक जांच, ठीक है। कम समय में अधिक सूचना देना, ठीक है। लेकिन इनसे भी सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, छात्रों को सीखने के लिए जो अभिप्रेरित करेगा। तो प्रभावी शिक्षक वही होगा जो सीखने के लिए ज़्यादा अभिप्रेरित करेगा। दूसरा विकल्प यहाँ सही उत्तर है प्रश्न संख्या 20 में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 21 पे चलेंगे। सामाजिक परिवर्तन के लिए जब पुराने विचारों के स्थान पर नए विचारों को अपनाया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा। सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, किसी प्रकार का परिवर्तन हो, पहले पुराने विचार थे, ठीक है, उसके स्थान पर क्या है, नए विचारों को अपना लिया, कुछ नए आ गए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नए आए। तो जरूर नहीं है कि खोज करने से नया आए, अन्वेषण नहीं, उसे अन्वेषण नहीं कहेंगे, सुधार भी नहीं कहेंगे, प्रयोग भी नहीं कहेंगे, उसे कह देंगे हम नवाचार। चौथा विकल्प सही उत्तर। आगे चलिए प्रश्न संख्या 22 पे। प्रश्न संख्या 22 है, किस अधिगम प्रणाली में बालक के मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है। ऐसी कौन सी अधिगम प्रणाली, अधिगम का ऐसा कौन सा सिद्धांत है, कौन सी प्रणाली, कौन सा तरीका है जिसमें बालक के जो मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग, इसे याद रखना, बालक सबसे अधिक मस्तिष्क का प्रयोग करे। क्या अनुबंधन करने में करेगा, अनुकरण में, अंतर्दृष्टि में, या प्रयास भूल में।
प्रयास व भूल में मस्तिष्क का यूज ज़्यादा नहीं करेगा, ना ही अनुबंधन में करेगा, ना अनुकरण में करेगा, ठीक है। लेकिन अंतर्दृष्टि का अर्थ होता है सूझ। अब इसमें कैसे करता है, ये क्या होती है, ये आकस्मिक आती है मस्तिष्क में, है ना। तो आकस्मिक आती है ना भाई, तो इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। तो तीसरा विकल्प सही उत्तर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 23 पे। बच्चों का निरंतर आंतरिक मूल्यांकन करने से क्या लाभ होता है। आप बालकों का निरंतर आंतरिक मूल्यांकन कर रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या लाभ होगा आपको, निरंतर आंतरिक मूल्यांकन, ये याद रखिए, निरंतर कर रहे हो, अवधि निरंतर रहेगी, क्योंकि मूल्यांकन हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन किस प्रकार का, तो भाई ये याद रखना, आप आंतरिक मूल्यांकन कर रहे हो। तो इससे शिक्षक छात्र की प्रगति का ज्ञान करेंगे, बालक को व्यर्थ की गतिविधियों से बचाता है, छात्रों को अपनी कमजोरियों का ज्ञान हो जाता है, शिक्षण प्रक्रिया सजीव रहती है। सबसे श्रेष्ठ, सबसे बेटर विकल्प चुनना है, वो हो जाता है कि आंतरिक मूल्यांकन होगा ना, तो छात्रों को अपनी कमजोरियों को ज्ञान हो जाएगा। तीसरा विकल्प यहाँ सही उत्तर है प्रश्न संख्या 23 में। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 24 पर। विद्यालय वातावरण में अधिगम का परिणाम है। देखो जो विद्यालय का जो वातावरण है उसमें अधिगम का सीखने का परिणाम क्या है, बालकों के छिपे गुणों को विकसित करोगे, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में स्वीकारोगे, सार्थक व उद्देश्यपूर्ण अधिगम संपन्न कराओगे, उपयुक्त सभी। देखो विद्यालय जो वातावरण है इसमें सीखने का क्या परिणाम, तो देखो बालकों के जो छिपे हुए गुण है ना, इसको विकसित करेंगे, मतलब सीख रहा है। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में स्वीकारना, ये भी सही है। और सार्थक, जो भी सीख रहे हैं सार्थक, अर्थ सहित होना और उद्देश्यपूर्ण। अभी हमने पहले नहीं बताया मैंने कि अधिगम हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है, तो बस ये आ गई ना बात, तो ये भी सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चौथा विकल्प सही उत्तर रहेगा प्रश्न संख्या 24 में। आज का दूसरा क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में, दूसरा क्वेश्चन है कमेंट में क्या, कि शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया किसने। एक मनोवैज्ञानिक था जिसने द्विमुखी प्रक्रिया बताया कि शिक्षा द्विमुखी है, और एक था जिसने शिक्षा को त्रिमुखी बताया। तो आपको कमेंट में बताना है कि शिक्षा को द्विमुखी किसने बताया, त्रिमुखी किसने बताया, ठीक है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 25। जब कोई बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो उसे कहा जाता है। देखो कोई छात्र, कोई बालक है, किसी भी कार्य को अपनी खुद की स्व इच्छा से करता है, कोई किसी प्रकार का बाहरी दबाव से नहीं करता है ना, अपने मन से करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या वह व्यक्तिगत प्रेरणा होगी, आंतरिक प्रेरणा, सकारात्मक या सामाजिक। तो आपको पता है सामाजिक बाहरी होती है, सकारात्मक आंतरिक भी सकारात्मक, बाहरी भी सकारात्मक होती है, व्यक्तिगत नहीं कहेंगे इसे, है ना। तीनों विकल्प यहाँ पे हट जाएंगे, तो कौन सा सही हो जाए, आंतरिक प्रेरणा यहाँ बिल्कुल सही है, दूसरा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 25 में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 26 पे देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 से, आपकी कक्षा का एक बालक कुपोषण से ग्रसित है, इसका कारण क्या हो सकता है। आपकी कक्षा का एक बालक है वो कुपोषण से ग्रसित है ना, तो इसका कारण क्या हो सकता है। एमडीएम चलता है विद्यालय में, तो उसमें को क्या है कि कुपोषण हो गया भाई, तो कुपोषण का क्या कारण बताओगे आप, है ना। तो जरूर नहीं कि एमडीएम है, हालांकि यहाँ पे तो ये बताया आपके कक्षा कोई बालक है वो घर पे भी हो सकता है कुपोषण से, ना, तो कुपोषण से ग्रसित है। अब बताओ क्या कम, इसके कारण क्या, तो देखो खाने में जब कम भोजन मिले तब भी वो कुपोषित होगा, खाने में स्वच्छता की कमी, यानी कि अच्छा खाना नहीं खाता, ताज़ा खाना नहीं खाता, बासी खाता, तो कुपोषण होगा। और भोजन में जो पोषक तत्व बताए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, उनका अनुचित अनुपात नहीं है ना, तो भी कुपोषण है। यानी कि तीनों के तीनों ही सही है, उपयुक्त सभी यहाँ पे सही होगा। आगे चलिए प्रश्न संख्या 27 पर। निम्न में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को सर्वाधिक प्रभावित करेगा। बालक के व्यक्तित्व विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक पूछा है। देखो आनुवांशिक गुण व दोष होंगे, घर का भावात्मक वातावरण, विद्यालय का अनुशासन, सहपाठी और सामाजिक अनुकूलन। देखने में सारे के सारे मिलेंगे जो बालक के व्यक्तित्व विकास को सर्वाधिक प्रभावित करेंगे, लेकिन सबसे श्रेष्ठ पूछा है कौन सा है, सर्वाधिक प्रभावित करेगा, पूछ लिया सर्वाधिक, है ना। अभी इनमें से एक ऑप्शन हटा के उपयुक्त सभी लगा देते, वहाँ सर्वाधिक नहीं पूछते, फिर ऐसा पूछते कि प्रभावित कौन सा करता, तब तो ठीक है। यहाँ पूछा है सर्वाधिक प्रभावित, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है उसके घर का, सबसे पहले आएगा भावात्मक वातावरण। दूसरा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 27 में। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 28 पे। रटने की आदत से बालकों को क्या हानि होती है। देखो एक बालक है वो रटता है, एक बार चलो किसी बालकों को ले लो, ठीक है। अगर बालकों में जो रटने की आदत, रटने की प्रवृत्ति पाई जाती है अक्सर बालकों, तो उनमें से मूल रूप से मुख्य हानि क्या होती है भाई, ये बताओ। मौलिक चिंतन नहीं कर सकना, कक्षा शिक्षण में अरुचि, बुद्धि विकसित नहीं होना, आत्मविश्वास समाप्त हो जाना। देखो रटने से कभी आत्मविश्वास समाप्त नहीं होगा,
और जो रटता है इसका मतलब उसकी बुद्धि डेवलप नहीं होगी। नहीं, बुद्धि जन्मजात होती है, एक बार जो बुद्धि आ गई बस वहीं रहती है, ठीक है, बुद्धि चेंज नहीं होती। और कक्षा शिक्षण में अरुचि, रटने से अरुचि कहाँ आएगी भाई, रट रहा है, अच्छे नंबर आ रहे तो अरुचि कहाँ, सही है। लेकिन रटने से क्या होता है, रटने से उसे जो भी चीज़ उसने रटी है बस जो कहते हुई है, नवीनता नहीं आएगी, यानी कि मौलिकता नहीं आएगी, मौलिक चिंतन नहीं कर पाएगा। पहला विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 28। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। शिक्षण के दौरान, शिक्षण के दरमियान, शिक्षण प्रक्रिया चल रही है कक्षा में ना, तो शिक्षक के द्वारा जो विचार संप्रेषण किया जाता है, जो बच्चे के साथ जो क्या कहते हैं अंतर क्रिया या अंतर बातचीत, जो अंतर वाक होता है वो किया जाता है, अंतर क्रिया की जाती है, तो उस पर जो बालकों पर क्या प्रभाव डालेगा ये चीज़ है ना, सामान्य प्रभाव, अनावश्यक, शैक्षिक या मनोवैज्ञानिक। तो इस प्रभाव को हम मनोवैज्ञानिक प्रभाव कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो शिक्षक छात्रों से क्या कर रहा है, विचार संप्रेषण कर रहा है, जिसे छात्र सीखेंगे ना, उस अंतर क्रिया से सीखेंगे। छात्र और जो शिक्षक है इन दोनों के बीच में क्या चल रही है, विचार संप्रेषण, अंतर क्रिया चल रही है, जिससे छात्र हमेशा सीखेंगे। तो ये मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र है, चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 29। तो प्रभाव कौन सा पड़ेगा, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। आगे चलेंगे आज के अंतिम प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 30। निम्न में से क्या एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता, एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता पूछिए कौन सी है भाई। एक से अधिक विषयों में बालक कमजोर है, तो कमजोर थोड़ी ना रहेगा, प्रतिभाशाली। अधिक, अत्यधिक उत्तेजित, उत्तेजित, आक्रामकता में उत्तेजित, किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तेजित, वो कौन होता है, वो तो समस्यात्मक बालक होता है, प्रतिभाशाली नहीं होगा। प्रश्नों को हल करने में असमर्थ या समर्थ, भाई प्रश्नों को तो हल आसानी से कर देगा क्योंकि प्रतिभा समर्थ होता है ना, असमर्थ नहीं होता, सीधी सी बात है। प्रतिभाशाली है, देखो प्रतिभाशाली नहीं रहे अगर औसत बालक रहे, अगर सामान्य प्रकार का बालक रहे तब तो वो मूर्त चिंतन करेगा, लेकिन प्रतिभाशाली बालक इसका मतलब अमूर्त चिंतन भी कर सकता है। अमूर्त चिंतन जो सामने नहीं है लेकिन उसकी भी अधिकता इसमें रहेगी, इसीलिए तो ये प्रतिभाशाली कहलाएगा। तीसरा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 30 में। तो साथियों ये थे आज के सीडीपी के, सीटेट, यूपीटेट, डीएसएसएसबी, एमपीटेट और सेकेंड ग्रेड भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपका 30 में से कितने प्रश्न सही रहे ये कमेंट करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।